नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार पर लेकर हाजिर हूं मैं खबरों का सिलसिला। मैं हूं कृतिका और बुलेटिन करेंगे शुरुआत। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। बिहार की 75 लाख महिलाओं के खाते में आएंगे 10-10 हजार रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉन्च करेंगे मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। वरिष्ठ बीजेपी नेता अमित शाह आज लेंगे बेतिया में पूर्वी और पश्चिमी चंपारण समेत सारण की क्षेत्रीय बैठक। तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पटना में करेंगी महिलाओं से संवाद। लेह में हालात शांतिपूर्ण, उपराज्यपाल ने दिए शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश। एहतियात के तौर पर आज भी शैक्षणिक संस्थान बंद। MiG-21 आज भरेगा अपनी अंतिम उड़ान। कारगिल युद्ध और बालाकोट स्ट्राइक में दुश्मन के छक्के छुड़ाने वाला फाइटर जेट बन जाएगा इतिहास। और एशिया कप क्रिकेट के सुपर 4 के अंतिम मुकाबले में भारत और श्रीलंका होंगे आमने सामने। फाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुकी टीम इंडिया की पाकिस्तान से होगी खिताबी भिड़ंत। तो ये थी प्रमुख सुर्खियां और अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे, जहां बिहार की महिलाओं को नवरात्र में आज बड़ा उपहार मिलने वाला है। यहां 75 लाख महिलाओं के खाते में आज 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर होंगे, यानी कुल 7,500 करोड़ रुपए का हस्तांतरण होगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का श्री गणेश करने वाले हैं। ये योजना राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी और वो अपनी पसंद का रोजगार या आजीविका से जुड़ी गतिविधियां शुरू कर सकेंगी। इसमें कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प, सिलाई बुनाई और अन्य लघु स्तरीय उद्यम शामिल हैं। तो बिहार की महिलाओं के लिए आज का दिन काफी बड़ा दिन है और अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने में मदद कहीं ना कहीं इस योजना के जरिए महिलाओं को मिलती हुई नजर आएगी। आज से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत होने जा रही है बिहार में। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले दिन पर दिन राजनीतिक दलों की हलचल भी तेज हो रही है। सत्तारूढ़ गठबंधन की बात करें तो आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्र में मंत्री अमित शाह आज बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचेंगे। इस दौरान 4 शहरों में कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। आज की बात करें तो अमित शाह आज बेतिया में पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और सारण की क्षेत्रीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ चुनाव जीतने की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। शनिवार को समस्तीपुर के सरायरंजन और अररिया जिले के फारबिसगंज में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करेंगे। 8 दिनों के अंदर अमित शाह का ये दूसरा बिहार दौरा है। इससे पहले 2 दिनों से भाजपा राज्य के सभी संगठन जिलों की कोर कमेटी के साथ पटना में चुनावी तैयारी और संभावित उम्मीदवारों को लेकर मंथन कर रही है। तो एक तरफ आज बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत होने जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस आज पटना में शक्ति महापंचायत करेगी। प्रियंका गांधी इस दौरान महिलाओं से संवाद करेंगी। कांग्रेस पार्टी बिहार में नारी आर्थिक हक के रूप में राज्य के हर महिला को हर साल 30,000 रुपए देने का वादा कर रही है। कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने के लिए प्रियंका गांधी आज दोपहर बिहार कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में रहेंगी। वहीं बिहार में महागठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर भारी खींचतान है। कांग्रेस 70 सीटों की मांग कर रही है, जिसमें 2020 में जीती हुई और कम अंतर से हारी हुई सीटें शामिल हैं। तो वहीं आरजेडी 125 से ज्यादा सीटों का दावा कर रही है। उधर लेफ्ट और अन्य सहयोगी दलों की बढ़ती मांग ने भी इनके समीकरण को और ज्यादा जटिल और मुश्किल बना दिया है। आइए देखते हैं महागठबंधन में सीट बंटवारे के उलझे समीकरणों पर यह खास रिपोर्ट। तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा को कांग्रेस की यात्रा के जवाब के रूप में देखा जा रहा है। आरजेडी के इन राजनीतिक पैंतरों से बिहार में महागठबंधन के बीच सीट शेयरिंग का पूरा समीकरण और भी उलझ गया है। एक हमारा साझा इंडिया गठबंधन का प्रोग्राम हुआ, बचे हुए क्षेत्रों में तेजस्वी यादव दोबारा चले गए, क्योंकि कब चुनाव आयोग घोषणा कर देगा, कब आदर्श आचार संहिता लगा देगा, कोई ठिकाना नहीं। सबकी अलग अलग प्रोग्राम है। राहुल गांधी का भी है,
राष्ट्रीय नेता हैं, देश भर में सब जगह उनको जाना पड़ता है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि महागठबंधन का एकमात्र लक्ष्य एनडीए को हराना है और इसके लिए वे समझौता करने को तैयार हैं, लेकिन पर्दे के पीछे सीटों की यह खींचतान और मुख्यमंत्री पद पर असहमति महागठबंधन की मुश्किलें लगातार बढ़ा रही है। जहाँ गठबंधन में है तो सबको तो कंप्रोमाइज करना पड़ता है ना, 1-2 सीट तो आगे पीछे होते ही रहता है। ऐसा थोड़े है कि जो पिछले बार हुआ वही इस बार हो और जो इस बार हो रहा होगा जो आगे हो, ऐसी बात तो है नहीं। तो इसलिए कोई इस तरह के बातें नहीं है। अभी चल रही है चर्चा में, अभी मीटिंग हो रही है। आज भी दिल्ली में हम लोग का कांग्रेस पार्टी का बैठक है। इधर महागठबंधन का एक और महत्वपूर्ण घटक दल CPI-ML ने 40 विधानसभा सीटों पर अपनी दावेदारी पेश की है। हम लोग जो है 40 सीट पर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और 40 सीटों का लिस्ट हम लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल को, कांग्रेस पार्टी को भी हम लोग दे चुके हैं। अब 40 में देखा जाए कि 40 का मतलब रिजिड नहीं है, 40 सीट की तैयारी के हम दिए हैं और उसमें से कम 30 से 35 तक मिलना ही चाहिए। बीते विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार दिए थे। 5 साल बाद अब महागठबंधन की तस्वीर बदली हुई है। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के अलावा पशुपति पारस की RLJP और हेमंत सोरेन की JMM को भी महागठबंधन में सीटें देनी है। इस वजह से आरजेडी के साथ साथ कांग्रेस को भी अपनी सीटें कम करनी पड़ सकती हैं। महागठबंधन में राजद 140 सीट चाहता है, कांग्रेस को 70 सीटें चाहिए। वीआईपी 60 सीट मांग रहा है, माले 40, CPI 24, CPM 11 सीट मांग रही है। आरजेडी पर सभी दल दबाव डाल रहे हैं और तेजस्वी के नेतृत्व पर भी सहमति नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव के बाद तय होगा कि सीएम फेस कौन होगा। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ कुमार आलोक, DD न्यूज, पटना। और वहीं चुनाव आयोग ने वोटों की गिनती से जुड़े नियम में कुछ अहम बदलाव किए हैं। अब पोस्टल बैलेट्स की गिनती के बाद ही ईवीएम के वोटों की गिनती शुरू की जाएगी। इससे पहले पोस्टल बैलेट्स और ईवीएम वोटों की मतगणना अलग अलग की जाती थी। चुनाव आयोग ने अपने ही 2019 के फैसले को पलटा है। अब इस बदलाव के तहत ईवीएम के वोटों की गिनती के आखिरी राउंड या उससे पहले वाले राउंड से पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती करना अनिवार्य हो गया है। वहीं लेह में बुधवार को हुई हिंसक झड़पों के बाद प्रतिबंधों का पालन करते हुए अब स्थिति नियंत्रण में है। एहतियात के तौर पर लेह में आज भी स्कूल, कॉलेज सहित सभी शैक्षणिक संस्थान बंद हैं। इस बीच उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक कर मौजूदा हालात की समीक्षा की। एलजी ने अधिकारियों को लद्दाख में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए। ये भी कहा कि हालात को देखते हुए सतर्कता बरतते हुए एजेंसियों के साथ समन्वय बनाकर काम किया जाए। हिंसा में घायल हुए एक प्रदर्शनकारी को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली के एम्स में इलाज के लिए एयरलिफ्ट किया गया और बाकी घायलों का लेह शहर के जिला अस्पताल SNM अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेह के जिला मजिस्ट्रेट रोमिल सिंह डोंक ने प्रतिबंधों को जारी रखते हुए कॉलेज, ICDS, आंगनबाड़ी और कोचिंग सेंटर सहित सभी शैक्षणिक संस्थानों को आज से 2 दिनों के लिए बंद रखने की अवधि बढ़ा दी है। छह दशकों से अधिक समय भारत के आसमान पर राज करने वाला, अपनी दहाड़ से दुश्मनों का मनोबल तोड़ने वाला MiG-21 फाइटर जेट भारतीय वायुसेना से आज रिटायर हो रहा है। MiG-21 का सफर सिर्फ धातु, पंख और इंजन की कहानी नहीं है। ये उन पायलटों की धड़कनों की गाथा है जिन्होंने इसकी कॉकपिट से दुश्मनों को चुनौती दी। ये उन करोड़ों भारतीयों की यादें हैं जिन्होंने अपने वीरों को आसमान की ऊंचाई पर उड़ते देखा। विदाई के बाद MiG-21 भले ही आकाश में नजर ना आए, लेकिन इसकी दहाड़ हमेशा भारतीय दिलों में गूंजती रहेगी और इसके शौर्य की कहानियां आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देती रहेंगी। आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। एक ऐसा एयरक्राफ्ट जिसकी गर्जना, कलाबाजी और फुर्ती पर आसमान भी इतराता था, जो सिर्फ एक लड़ाकू विमान ही नहीं बल्कि साहस की आवाज, शक्ति का प्रतीक और भारत के आसमान की ढाल था, जिसने 6 दशकों से अधिक समय तक भारतीय आसमान पर राज किया और भारतीय वायुसेना को गति, शक्ति और साहस के प्रतीक के रूप में सेवा दी, जिसके बदौलत कई युद्धों में भारत ने निर्णायक बढ़त बनाई और जीत भी हासिल की।
वो एयरक्राफ्ट कोई और नहीं बल्कि MiG-21 फाइटर एयरक्राफ्ट था। अपने समय के सबसे उन्नत फाइटर जेट और ध्वनि की गति से 2 गुनी रफ्तार से उड़ने वाला MiG-21 ने 1965-1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध से लेकर कारगिल युद्ध और बालाकोट एयर स्ट्राइक तक में बेहद अहम भूमिका निभाई। कौन भूल सकता है उस पल को जब विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने बालाकोट स्ट्राइक के बाद इसी MiG-21 बाइसन से पाकिस्तान के घमंड को चकनाचूर करते हुए उसके F-16 फाइटर विमान को मार गिराया था। MiG-21 के भारतीय वायुसेना में शामिल करने की कहानी भी काफी दिलचस्प है। दरअसल वो 1963 का साल था। इससे पहले 1962 में भारत को चीन से हार का सामना करना पड़ा था। भारतीय वायुसेना तब तक अपनी पुराने जमाने के विमानों का ही इस्तेमाल कर रही थी, जबकि पाकिस्तान पहले से ही उन्नत F-86 सेबर विमान उड़ा रहा था और उसे जल्द ही अमेरिका से F-104 स्टार फाइटर मिलने वाले थे। ऐसे में भारत को अपनी वायु सीमा की सुरक्षा के साथ ही वायुसेना के आधुनिकीकरण की सख्त जरूरत थी। उसी समय तत्कालीन सोवियत संघ ने तब के सबसे उन्नत और दुनिया के बेहतरीन एडवांस इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट MiG-21 देने की पेशकश की। सोवियत संघ के इस सिंगल इंजन वाले सिंगल सीटर फाइटर जेट की गति ध्वनि की गति से भी 2 गुनी थी। उसने तकनीक हस्तांतरण और स्थानीय उत्पादन का अधिकार भी भारत को दे दिया। MiG-21 के भारत आने के साथ ही विमानन के क्षेत्र में एक नए इतिहास गढ़ने की शुरुआत भी हो गई। एक नए स्क्वाड्रन का गठन किया गया जिसे पहला सुपरसोनिक उपनाम दिया गया था और भविष्य में भारतीय वायुसेना की रीढ़ बनने वाले इस सुपरसोनिक फाइटर जेट का पहला जत्था अप्रैल 1963 में चंडीगढ़ एयरबेस पहुंचा, जिन्हें सोवियत इंजीनियरों द्वारा अलग अलग किटों से जोड़कर बंबई से आगरा होते हुए चंडीगढ़ लाया गया था। भारत के लिए ये सिर्फ एक विमान की खरीदारी नहीं था, बल्कि तत्कालीन सोवियत संघ के साथ भारत की पहली बड़ी तकनीकी साझेदारी थी, जो सोवियत संघ के खत्म होने के बाद भी रूस से बदस्तूर जारी है। ये शुरुआती विमान भारत के लिए बुनियादी लेकिन क्रांतिकारी थे, जिसने भारतीय वायुसेना को अपराजय बना दिया। अपनी क्षमता और गुणवत्ता को सही साबित करते हुए MiG-21 का गौरवशाली इतिहास सभी पीढ़ियों के विमानों को मार गिराने का रहा है। हालांकि कभी भारतीय वायुसेना की शान कहे जाने वाले MiG-21 को कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। पुरानी तकनीक और रखरखाव की चुनौतियों की वजह से ये बार बार हादसे का शिकार होने लगा। वहीं आधुनिक तकनीकों से लैस नई पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के आने के बाद कभी आसमान का सितारा होने वाले इस फाइटर जेट को अब रिटायर होना पड़ रहा है। MiG-21 के रिटायर होने के साथ ही एक युग का अंत हो रहा है। 1963 में जब MiG-21 भारतीय वायुसेना के जंगी बेड़े में शामिल हुआ तो उसका पहला ठिकाना बना 12 विंग एयरबेस चंडीगढ़। यहीं से इसकी पहली स्क्वाड्रन बनी और यहीं से इसकी शौर्य की कहानियां शुरू हुई और 26 सितंबर को इसी चंडीगढ़ से ये आखिरी बार उड़ान भरेगा। भारतीय वायुसेना का गौरव, दुश्मनों का खौफ और आकाश का अडिग प्रहरी MiG-21 सिर्फ एक मशीन नहीं था, ये हमारी ताकत, हमारी आत्मा और हमारी जीत की गूंज था। ये हमेशा हमारी यादों में जिंदा रहेगा। रितु कुमार, DD न्यूज। तो आज चंडीगढ़ से ये सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जब MiG-21 को रिटायर किया जाएगा। बेहद खूबसूरत वो तस्वीरें होंगी जब MiG-21 अंतिम उड़ान भरेगा। सीधी तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। MDH केसर का हो बहाना, कश्मीरी पुलाव या हो बिरयानी खाना, केसरी चाय दूध, रसमलाई, केसरी लड्डू, हलवा याद आना, यही तो है MDH केसर का बहाना। MDH शुद्ध केसर, खुशबू ऐसी जो दिल जीत ले। MDH स्वच्छ उत्सव के बिना उत्सव सभी व्यर्थ है, स्वच्छता के ही है तोरण और उसी के अर्थ है। हो साच है स्वच्छता और सांझ हो इसमें सभी की काम ये, और आगे बढ़े रुके ना फिर ये कभी। स्वभाव में संस्कार में स्वच्छता उमंग हो, स्वच्छता हो धर्म और स्वच्छता ही कर्म हो।
25 सितंबर 2025 को सुबह 8 बजे एक साथ एक दिन 1 घंटे के लिए स्वच्छता के लिए श्रमदान करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं डीडी न्यूज की खास सीरीज जन जन के प्रधानमंत्री की, जिसमें डीडी न्यूज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 11 सालों से चलाए जा रहे विभिन्न जन कल्याणकारी और लोकप्रिय योजनाओं का गहन विश्लेषण किया और उन योजनाओं का पूरा लेखा जोखा आपके सामने लेकर आया है। और इस कड़ी में आज बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में श्रमिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव के लिए उठाए गए कदमों की। आज मोदी सरकार की नीतियों के कारण श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा का बेहतर माहौल मिला है, तो वहीं प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना से भी उनके जीवन सुलभ हुआ है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। देश के निर्माण में जिन हाथों का सबसे बड़ा योगदान है, अब उन हाथों को भी मिल रही है पहचान, सुरक्षा और सम्मान। कई मौके आए जब प्रधानमंत्री ने देश के श्रमिकों की पीठ थपथपाई। प्रयागराज में 2019 कुंभ के मेले में सफाई कर्मचारियों के पैर धोए, तो काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के निर्माण में शामिल रहे श्रमिकों के साथ पीएम ने खाना खाया। केदारनाथ की विकट भौगोलिक परिस्थितियों में भी पुनर्निर्माण कार्य में जुटे श्रमिकों का हौसला बढ़ाया। कर्तव्य पथ पर श्रमिकों के अथक समर्पण और शिल्प सम्मान को सम्मानित किया। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में श्रमिक परिवारों को विशिष्ट अतिथि के रूप में निमंत्रित किया। प्रधानमंत्री ने श्रमिकों को मजबूती देने के लिए 29 केंद्रीय कानूनों को 4 श्रम संहिताओं में बदला। इस कानून से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन सुनिश्चित हुआ। भारत देश में आज मिनिमम वेज का कानून पूरा नहीं है और उसके आधार पर जो है उसमें भी केवल 46 शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट है उसके लिए है। अब इस कानून में ये प्रावधान मिल रहा है कि कोई भी असंगठित क्षेत्र का जो है एक छोटा सा भी वर्कर वो और जो भी जहाँ है वहाँ दूसरे प्राइवेट में भी काम, उन सभी के लिए एक मिनिमम वेज न्यूनतम वेतन मिलने वाला है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने श्रमिकों के जीवन को बदलने के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। असंगठित क्षेत्र के करोड़ों श्रमिकों के लिए बना है ई श्रम, एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म जो बन गया है उनका पहचान पत्र और सुरक्षा कवच। 24 फरवरी 2025 को ई श्रम मोबाइल ऐप की लॉन्चिंग के साथ ही यह योजना नई ऊंचाइयों पर पहुंची। 12 अगस्त 2025 तक 30 करोड़ 99 लाख से अधिक असंगठित कामगारों का ई श्रम पर पंजीकरण कराया जा चुका है। ई श्रम पोर्टल को उमंग यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू जेन गवर्नेंस ऐप से जोड़ा गया है, जिससे अब असंगठित श्रमिक एक ही प्लेटफॉर्म पर अपनी पेंशन, बीमा और स्किल ट्रेनिंग से जुड़ी विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। अभी लेबर डिपार्टमेंट के तरफ से हम लोगों के इधर वेरिफिकेशन हो रहा है। ये वेरिफिकेशन चलते साहब लोगों ने बताया जो हम लोगों को जो ये पीएफ, ईएसआई और ये जो वगैरह जो गवर्नमेंट की तरफ से जो सुविधा मिलते हैं वो सुविधा हम लोगों को लागू हो जाएगा। प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना के तहत ईपीएफओ के जरिए श्रमिकों के मिल रही है पेंशन, बीमा और भविष्य निधि जैसी सुविधाएं। इस योजना के लिए 99,148 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो वहीं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना और आयुष्मान भारत ने श्रमिकों को दी है बीमारी और आपदा में राहत की गारंटी। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को
वृद्धावस्था में सुरक्षा के लिए शुरू हुई प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। वहीं वन नेशन वन राशन कार्ड योजना ने सुनिश्चित किया है कि कोई भूखा न सोए। योजनाएं बदलती हैं जब नीयत नेक हो और दिशा स्पष्ट। भारत का श्रमिक अब सिर्फ एक मजदूर नहीं बल्कि विकास के वाहक बन चुके हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अब जीएसटी की। केंद्र सरकार की ओर से जीएसटी कम किए जाने के बाद से उत्सवों की रौनक अब दोगुनी हो चुकी है। जीएसटी बचत उत्सव में लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। जीएसटी कम होने से उपभोक्ता के साथ साथ व्यापारी वर्ग भी काफी खुश है। उनका मानना है कि इससे उनके व्यापार में सुधार होगा और इन सुधारों के लिए व्यापारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी कर रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रिफॉर्म आया हुआ है। स्लैब्स कम हो गए हैं, फोकस्ड है। काफ़ी जो डेली नीड्स और ज़रूरतें वाले चीज़ें हैं उनके जीएसटी कम हुई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस जैसे फंडामेंटल राइट्स जो मेरे हिसाब से है लोगों के, उस पर जीएसटी कम हुआ है। सो ये अभी जो फेस्टिव सीजन आ रहा है, दुर्गा पूजा बंगाल में और दिवाली और काफ़ी अदर चीज़, उसमें काफ़ी मेरे हिसाब से इंक्रीज होगा कंजम्पशन में। ये पूरा चीज़ देश के लिए बहुत अच्छा है, लोगों के लिए बहुत अच्छा है। चीज़ें काफ़ी सस्ती हो गई हैं और काफ़ी बेनिफिट मिलेगा लोगों को। देखिए, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने पिछले कुछ सालों में बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप्स लिए हैं जिसका बेनिफिट सारे इंडस्ट्रीज को, हर एक कंज्यूमर को मिलने वाला है। ये जीएसटी का जो चेंज है, ऑल्दो ये हमारी इंडस्ट्री में नहीं आया है, लेकिन मुझे लगता है कि इससे पूरे भारत में कंजम्पशन में एक इम्पेटस आएगा। और वहीं नई दिल्ली के फिक्की हेडक्वार्टर में 2 दिनों तक चलने वाले भारत अनुसंधान एवं विकास शिखर सम्मेलन 2025 की शुरुआत की गई। इस सम्मेलन का उद्देश्य उद्योग और शिक्षा जगत के बीच संबंधों को मजबूत करना है। क्या कुछ खास रहा इस सम्मेलन में, देखिए डीडी न्यूज के संवाददाता मोहित शुक्ला की ये खास रिपोर्ट। बात जब बदलते और बढ़ते भारत की होती है तब उद्योगों और उद्यमियों का जिक्र जरूर होता है, क्योंकि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए उद्योग उसकी रीढ़ होते हैं। यही वजह है कि अच्छे उद्यमियों की तलाश के लिए इंडस्ट्री और एकेडमिक्स का परस्पर सहयोग बहुत जरूरी है। आज ये प्रगति का आधार बन चुका है। 2 दिनों तक चलने वाले फिक्की भारत अनुसंधान एवं विकास शिखर सम्मेलन 2025 की शुरुआत हुई है, जहां एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन का उद्देश्य उद्योग और शिक्षा जगत के बीच संबंधों को मजबूत करना है। सम्मेलन में उद्योग, इनोवेशंस, एकेडमिक्स और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े तमाम दिग्गजों ने हिस्सा लिया। We know that we are all moving in biotechnology, semiconductors, clean energy and AI, and this is something we need to see that we should not have a challenge of talent. ये समिट है ना, मिक्स करके ऑल सब assembling of industry, research as well as the academia join together how we can bring our what is called, you know that the government of India is looking for 2047 Viksit Bharat. For that how we can together we can contribute to the Viksit Bharat. इस दौरान डॉक्टर अजय चौधरी ने मेक इन इंडिया पर जोर देते हुए स्वदेशी अपनाने की बात कही, साथ ही स्टार्टअप्स के बारे में भी बात रखी। If we want to do Swadeshi, which is what the Prime Minister wants, the only way out is we design in India, make in India, add value in India, and get preference from the government for buying. We should not give away all the procurement of the government in our FTAs. We should keep them for ourselves, and we should provide them to corporates and startups. सम्मेलन के दौरान शोध संबंधी कार्यों और भारत में निजी क्षेत्र के निम्न अनुसंधान और विकास व्यय की चुनौती का समाधान संबंधित विषय पर चर्चा हुई। दिल्ली से कैमरा सहयोगी मनोज चोपड़ा के साथ दूरदर्शन के लिए मोहित शुक्ला की रिपोर्ट। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते बात करते हैं अब खेल से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर की, जहां एशिया कप 2025 अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। भारतीय टीम ने टूर्नामेंट में अब तक अपने सभी मैच जीते हैं। विजयी रथ पर सवार सूर्या की सेना पहले ही फाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुकी है। एशिया कप के आखिरी सुपर 4 मुकाबले में भारत का सामना आज श्रीलंका से होगा। आइए आपको दिखाते हैं
ये रिपोर्ट। एशिया कप 2025 का कारवां अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। 2 मैच के बाद इस सीजन के विनर का पता चल जाएगा। भारतीय टीम ने टूर्नामेंट में अब तक हार का मुंह नहीं देखा है। विजयी रथ पर सवार सूर्या की सेना पहले ही फाइनल में जगह पक्की कर चुकी है। सुपर 4 में भारत ने पहले पाकिस्तान और फिर बांग्लादेश को हराकर फाइनल का टिकट कटाया। अब अपने आखिरी सुपर 4 मुकाबले में टीम का सामना श्रीलंका से होगा। सुपर 4 में लगातार 2 हार के बाद श्रीलंका पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। ऐसे में सूर्या एंड कंपनी श्रीलंका के खिलाफ फाइनल की तैयारी करने उतरेगी। वहीं श्रीलंका की टीम अगर आखिरी मैच भारत के खिलाफ जीत भी जाती है तो भी 2 अंक ही उसके खाते में होंगे। श्रीलंका के खिलाफ होने वाले सुपरस्टार के आखिरी मुकाबले में भारतीय टीम अपनी पुरानी गलतियों पर काम करना चाहेगी ताकि फाइनल में कोई भी गलती ना हो और एशिया कप की ट्रॉफी को जीतने में कामयाब हो सके। दुबई से मुकेश शुक्ला की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। एशिया कप के अपने सुपर 4 के आखिरी मुकाबले में भारत का सामना श्रीलंका के साथ होगा। भारत अपने दोनों मुकाबले जीतकर फाइनल में प्रवेश कर चुका है। वहीं श्रीलंका अब अपनी आखिरी लड़ाई लड़ने जा रहा है, जहां पर वो सिर्फ अपनी साख बचाने की कोशिश करेगा। भारतीय टीम भी इस टूर्नामेंट में विजय रथ पर सवार है और इस आखिरी मुकाबले में वो अपनी पुरानी गलतियों को ठीक करने की कोशिश करेगी ताकि फाइनल में जो भी टीम उसके सामने हो वो उसका डटकर सामना कर सके और इस खिताब की प्रबल दावेदार मानी जा रही भारतीय टीम को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। कैमरामैन एसपी दुबे के साथ में मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ दुबई। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।